नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में पॉलिटी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है 80 नंबर। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश व्यक्ति के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जिला न्यायाधीश के अंतर्गत इन चारों में से कौन सा नहीं आता है। देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। जिला न्यायाधीश जिला स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, न्याय से संबंधित अधिकारी होता है और ये दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनवाई करता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ओके, तो जो भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश है उसके अंतर्गत अधिकरण न्यायाधीश का पद नहीं आता है। बाकी ये तीनों जो हैं वो जिला न्यायाधीश व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला है, कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा आदेश देगा? देखिए, न्यायालय अपनी अवमानना करने पर समय समय पर 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उन्हीं में से एक रिट ऐसी है जो तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति गैरकानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का दुरुपयोग करता है, और वो रिट है अधिकार परीक्षा। इसको इंग्लिश में क्यू वारंटो कहते हैं। ये इसीलिए जारी की जाती है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तीन इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और उसके बाद तीन कथन दिए गए हैं। आपको बताना है तीनों में से कौन कौन से सही हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है वो ऐसे मुकदमे होते हैं जो किसी दूसरे न्यायालय में ना जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। यानी इसमें ऑप्शन एक सही होगा, केवल एक। ठीक है, बाकी ये और ये दोनों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं शामिल हैं। अगला है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या और रक्षा करने का अधिकार किसको है? देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और इसको इसको या इसकी व्याख्या और रक्षा करने का जो अधिकार है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय दोनों को है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इन दोनों अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ओके, तो यानी इसमें ऑप्शन सी सही है, एक और दो। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति समय समय पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के अंतर्गत करता है। यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रपति। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की अहर्ता है उसमें एक प्रमुख अहर्ता ये भी है कि वो उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट रहा हो या 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 10 वर्षों तक वो एडवोकेट या वकील रह चुका हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? देख के बताइए। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। इसमें उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन पर रिट दायर करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? देखिए, तदर्थ न्यायाधीश, इसको इंग्लिश में एडहॉक कहते हैं। एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होती है जब न्यायाधीश का कोरम पूरा ना हो, और ये नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अंतर्गत होती है। और ये जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है ये फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है और ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति पाकर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। ओके, चलिए आगे। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? देखिए, लेखा परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? भारत में जो केंद्रीय स्तर पर लेखांकन और लेखा परीक्षण होता है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसके अंतर्गत आता है। और ये
एक राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 यानी 148 में किया गया है। ओके, अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस आधार पर पदच्युत यानी पद से अपने हटाया जा सकता है। देखिए, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अक्षमता, कदाचार और असमर्थता, इन सभी के आधार पर इसको अपने पद से हटाया जा सकता है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है। देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन होता है, लोक लेखा समिति उसी के आधार पर कार्य करती है। आपको पता है लोक लेखा समिति संसदीय समिति है। इसमें कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा। लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में भारत का कैग काम करता है। अगला है राज्यपाल के वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं। राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। बहुत ही आसान सा जवाब है सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। राज्य की जो विधानसभा है उसके सत्रावसान का आदेश राज्य के राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है निम्न में किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। देखिए, राज्य का राज्यपाल जो होता है इसको हटाने के लिए महाभियोग की ज़रूरत नहीं होती है। इसको राष्ट्रपति हटा सकता है बड़ी आसानी से। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो राज्यों के गवर्नर हैं वो संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के प्रति राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं और कहा भी गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्य का राज्यपाल कार्य करता है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। चारों ऑप्शन देखिए और सोच के बताइए। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसमें बाकी जो शेष तीनों दिए गए हैं तीनों सही हैं, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना चाहिए और कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। ये सभी योग्यताएं राज्यपाल पद के लिए होनी चाहिए। अगला है निम्न में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के स्वीकृति प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है इनमें से राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। और ये कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। और एक बात और, अगर आप लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण तैयारी PDF के माध्यम से कराई जा रही है। अगर आप लोग BEO, RO या UPPCS या UPSSSC से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो आपके लिए GS हिंदी और करंट अफेयर्स की संपूर्ण बेहतरीन PDF नोट्स अवेलेबल हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करना है, सैम्पल नोट्स देखना है। अगर आपको पसंद आएगा तो उसको परचेज कर लेना है, बहुत ही न्यूनतम शुल्क है। ठीक है, नमस्कार।